अर्थ सच कहूँ तो एक बायोलॉजिकल पैराडाइज है। हवा, पानी, ग्रेविटी सब कुछ लाइफ के एकदम परफेक्ट हिसाब से सेट है। लेकिन जैसे ही हम इस सेफ जोन से थोड़ा सा भी बाहर कदम रखते हैं, इनर सोलर सिस्टम का बाकी हिस्सा किसी आम जगह की तरह नहीं बल्कि एक एब्सोल्यूट डेथ ट्रैप जैसा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि मर्क्यूरी, वीनस और मार्स पर सर्वाइव करने के लिए आखिर किस तरह की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर अनिवार्य है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन बेहद हॉस्टाइल और जानलेवा जगहों पर एक नाजुक इंसानी शरीर आखिर जिंदा कैसे रह सकता है? क्योंकि देखिए, अगर हमारी प्रजाति को आगे बढ़ना है और मल्टी प्लैनेटरी बनना है तो सिर्फ हौसला काफी नहीं होगा। हमें ऐसी सर्वाइवल आर्किटेक्चर को पूरी तरह मास्टर करना ही पड़ेगा जो बेहद एक्सट्रीम और हेवीली रेगुलेटेड हो। फर्क यहाँ बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। हम अर्थ पर 1G ग्रेविटी और करीब 15 psi के आरामदायक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आदी हैं। लेकिन पड़ोसी प्लैनेट्स पर जाते ही वहाँ ऐसे क्रशिंग प्रेशर्स और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स मिलते हैं जो प्रैक्टिकली किसी भी आम चीज को सेकंड भर में पिघला दे या चकनाचूर कर दे। एक्ट 1, मर्क्यूरी द सोलर फर्नेस। ये सूरज के सबसे करीब है, एक ऐसी भट्टी जहां एक्सट्रीम थर्मल साइक्लिंग और रेडिएशन का लगातार हमला होता रहता है। इन जानलेवा आंकड़ों पर एक नजर डालिए। मर्क्यूरी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रैक्टिकली 0 है। दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है जो इंसानी स्किन को तुरंत पिघला दे, और रात में यह तापमान सीधा -179 डिग्री सेल्सियस पर गिर जाता है। ये 600 डिग्री का सडन स्विंग इतना ब्रूटल है कि मजबूत से मजबूत मेटल्स भी ब्रिटल फेलियर का शिकार होकर टूट सकते हैं। लेकिन सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, एक और भयानक कॉन्सेप्ट है यहाँ, इब्यूलिज्म। प्रेशर ना होने की वजह से शरीर के अंदर के फ्लूइड्स अपने नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर पर ही अचानक उबलने लगते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर कोई मर्क्यूरी पर बिना प्रोटेक्शन के जाए तो उसके बॉडीली फ्लूइड्स इंस्टेंटली वेपराइज हो जाएंगे। ये लिटरली किसी भी अनप्रोटेक्टेड ह्यूमन बॉडी के लिए एक बेहद खौफनाक और दर्दनाक अंत होगा। पर खैर, टेक्नोलॉजी के पास इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन मौजूद है, सबटेरेनियन सर्वाइवल आर्किटेक्चर। जिंदा रहने के लिए हैबिटेट्स को मर्क्यूरी के पोलर क्रेटर्स के अंदर छुपाना होगा, जहां हमेशा अंधेरा और बर्फ रहती है। ग्रह के डीप रेगुलिथ में हैबिटेट्स बनाकर मर्क्यूरी का अपना ही मास एक नेचुरल इंसुलेटर और शील्ड का काम करेगा, जो उन्हें सोलर विंड और गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज से पूरी तरह ब्लॉक करेगा। अब जरा इस नंबर 176 पर ध्यान दीजिए। मर्क्यूरी पर एक दिन और रात का साइकिल अर्थ के 176 दिनों के बराबर लंबा होता है। इसका मतलब है कि सरफेस पर लगे सोलर पैनल्स यहाँ किसी काम के नहीं है, क्योंकि महीनों तक लगातार अंधेरा रहेगा। लगातार एनर्जी के लिए मैसिव न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स का होना सर्वाइवल के लिए एकदम एसेंशियल हो जाता है। एक्ट 2, वीनस द क्रशिंग इन्फर्नो। एक ऐसी जगह जो एक इम्पेनिट्रेबल, हाईली प्रेशराइज्ड और एसिडिक एटमॉस्फेयर से पूरी तरह घिरी हुई है। ये 90x का फिगर सच में दिमाग हिला देने वाला है। वीनस की सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के मुकाबले 90 गुना ज्यादा है। ये लिटरली वैसा ही दबाव है जैसा समुद्र में 1 किलोमीटर गहरी खाई में होता है। इस क्रशिंग प्रेशर में किसी भी चीज को पिसकर वेपराइज होने में 1 सेकंड से भी कम वक्त लगेगा। और सिर्फ दबाव ही नहीं, यहाँ रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम का एक सेल्फ एम्पलीफाइंग क्लाइमेट साइकिल चल रहा है। 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वहाँ सरफेस टेम्परेचर लगातार 462 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जो आराम से लेड को पिघला दे। इसलिए जमीन पर लैंड करना तो ऑप्शंस में ही नहीं है। हमें एक एविएशन बेस्ड सर्वाइवल स्ट्रेटजी ही अपनानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट है। जमीन भले ही नर्क जैसी हो, वीनस के आसमान में 50 किलोमीटर ऊपर एक पैराडाइज लेयर छिपी है। इस ऊंचाई पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ठीक 1 बार हो जाता है और तापमान करीब 75 डिग्रीज। यहाँ वीनस का एटमॉस्फेयर रेडिएशन से वैसी ही परफेक्ट शील्ड देता है जैसी हमारी अर्थ पर मिलती है। और इसी लेयर को टारगेट करती है नासा की द हैविक क्लाउड सिटी स्ट्रेटजी। प्लान ये है कि बड़े डिरिजिबल एयरशिप्स के अंदर फ्लोटिंग सिटीज बसाई जाएं।
सबसे मजेदार बात यह है कि वीनस का डेंस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर इतना भारी है कि उसमें नॉर्मल ब्रीदेबल एयर यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बिल्कुल हीलियम की तरह एक लिफ्टिंग गैस का काम करेगी। और बाहर के सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से बचने के लिए सोलर पैनल्स पर टेफ्लॉन यानी PTFE की कोटिंग करनी पड़ेगी। पर हाँ, इन फ्लोटिंग सिटीज को डिप्लॉय करना कोई आसान खेल नहीं होगा। प्रोसेस शुरू होता है एटमॉस्फेयर में 16,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एंट्री करके, फिर एक सुपरसोनिक पैराशूट खुलेगा, प्रोटेक्टिव एरो शेल हटेगा और आखिर में तेजी से हीलियम इन्फ्लेशन होगा। ये एक इतना रैपिड फायर और कॉम्प्लेक्स रोबोटिक सीक्वेंस है जिसे उन एयरशिप्स के क्रशिंग डेप्थ्स में डूबने से ठीक पहले परफेक्टली एग्जीक्यूट होना ही चाहिए। एक्ट 3 मार्स, द टॉक्सिक फ्रीजर। ये कॉलोनाइजेशन का सबसे प्राइमरी फ्रंटियर है, जहाँ बिटर कोल्ड, बिल्कुल पतली हवा और कई इंसिडियस बायोलॉजिकल हैजर्ड्स इंतजार कर रहे हैं। इस टेबल पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि मार्स का एनवायरनमेंट लंबे समय में इंसानी शरीर का क्या हाल कर सकता है। माइक्रोग्रेविटी की वजह से बोन डेंसिटी घटने लगती है। मैग्नेटिक फील्ड ना होने के कारण आयोनाइजिंग रेडिएशन लगातार सेल्स और DNA को डैमेज करता है। और वहाँ की धूल इतनी टॉक्सिक है कि वो सीधा थायराइड फंक्शन को बिगाड़ सकती है। वैसे धूल की बात निकली ही है तो मार्स की धूल आम बिल्कुल नहीं है। इसमें परक्लोरेट्स नाम के हाईली टॉक्सिक केमिकल सॉल्ट्स भरे होते हैं। ये पार्टिकल्स सिर्फ 3 माइक्रोमीटर जितने बारीक होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक होने की वजह से स्पेस सूट्स और सोलर पैनल से बुरी तरह चिपक जाते हैं। अगर इन्हें इनहेल कर लिया जाए तो ये सिवियर एनीमिया ट्रिगर कर सकते हैं। ये लिटरली एक साइलेंट किलर है। रेडिएशन शील्डिंग की इस चार्ट को देखिए। स्पेसक्राफ्ट्स में कॉमनली यूज होने वाला एल्यूमिनियम यहाँ बिल्कुल फेल हो जाता है क्योंकि वो सेकेंडरी न्यूट्रॉन रेडिएशन को इफेक्टिवली रोक नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ हाइड्रोजन रिच पॉलीथीन और वाटर आइस सबसे बेहतरीन स्कोर करते हैं। यही वो अल्टीमेट मटेरियल्स हैं जो हमें मार्स पर बचा कर रखेंगे। इन सभी खतरों से निपटने के लिए कुछ स्पेसिफिक मार्शियन सरफेस टेक्नोलॉजीज डिजाइन की जा रही हैं, जैसे मार्स के रेगोलिथ और पॉलीथीन का यूज करके ऑटोमेटेड 3D प्रिंटेड हैबिटेट्स बनाना और रेडिएशन ब्लॉक करने के लिए मार्स आइस हाउस आर्किटेक्चर का इस्तेमाल। ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म्स में लगातार पावर के लिए डस्ट प्रूफ किलो पावर न्यूक्लियर नेटवर्क्स चाहिए होंगे और डेफिनेटली माइलार या कैप्टन जैसे मल्टीलेयर इंसुलेशन सूट्स कॉलोनिस्ट्स को जमने से बचाएंगे। एक आंकड़ा जो सच में थोड़ा डिप्रेसिंग है वो है 0.67 G। ये बायोलॉजिकल ग्रेविटी थ्रेशोल्ड है जो हमारी मसल हेल्थ मेंटेन करने के लिए जरूरी माना जाता है। अनफॉर्चुनेटली मार्स की ग्रेविटी सिर्फ 0.38 G है, जो इस एसेंशियल थ्रेशोल्ड से बहुत नीचे है। इसका प्रभाव मसल्स पर बेहद खतरनाक होगा। इस लो ग्रेविटी रियलिटी में सर्वाइव करने के लिए एक इंटेंस रास्ता निकालना पड़ा, एडवांस्ड रेजिस्टिव एक्सरसाइज डिवाइस यानी एरिड प्रोटोकॉल। बेसिकली किसी भी कॉलोनिस्ट को अपना मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रक्चर कोलैप्स होने से बचाने के लिए रोजाना 2 घंटे का एक कंपल्सरी और बेहद इंटेंस रेजिस्टिव एक्सरसाइज रेजिमेंट फॉलो करना ही पड़ेगा। कंक्लूजन, द न्यू ह्यूमन कंडीशन। इस पूरे विश्लेषण का मुख्य निष्कर्ष यही निकलता है कि इन एक्सट्रीम प्लैनेट्स पर अडैप्ट करने का मतलब सिर्फ नई जगह पर जाना नहीं है। इसके लिए ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के पूरे तरीके को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जैसा कि ये कोट हाईलाइट करता है, अर्थ छोड़ने का सीधा अर्थ है नेचुरल सर्वाइवल को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना। एक ऐसी स्थिति जहां ऑक्सीजन की एक एक सांस और एनर्जी का एक एक कैलोरी एक कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल चेन का आउटपुट होगा। हमारी आगे की एग्जिस्टेंस पूरी तरह से हाईली रेगुलेटेड और टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट बन जाएगी। तो आखिर में ये सब एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल खड़ा करता है। जब किसी इंसान के दिल की हर धड़कन एक एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी की दौड़ के भरोसे चलने लगेगी, तो क्या तब भी लोग खुद को अर्थलिंग्स कह पाएंगे? या फिर इस मल्टी प्लैनेटरी सर्वाइवल के चक्कर में हमने खुद को इंजीनियर करके किसी बिल्कुल ही नई चीज में बदल लिया होगा? ये सच में एक ऐसा ख्याल है जो दिमाग में घूमता रह जाता है।